वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 13 कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटिटी परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1st January 2013 फॉर अ कॉस्ट ऑफ ₹35 million. The property had an estimated useful life of 50 years with no residual value and at 31st December had a fair value of 42 million. On 1st January 2016, the property was sold for net proceeds of ₹40 million. Calculate the profit or loss on disposal under both the cost and fair value model. अब यहाँ पर 2013 से 2015 तक जो है बेसिकली 3 इयर्स हो चुके हैं। तो कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल दोनों में हमने प्रॉफिट बताना है। तो पहले कॉस्ट मॉडल पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेल प्रोसीड्स तो हमारी 40 मिलियन है। हमारी जो कॉस्ट है वो 35 मिलियन की थी। उसमें से हम 50 ईयर्स की लाइफ की बेस पर 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन लेस करके कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। तो कैरिंग अमाउंट जो है वो कम है और हमारे पास सेल प्रोसीड ज़्यादा हैं, तो देयर वुड बी गेन ऑफ 7.1 मिलियन। अब फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करते हैं तो बड़ा क्लियर है कि हमारी जो जिस वैल्यू पर हमारा एसेट रिकॉर्ड हो रहा है फेयर वैल्यू पर, वो होगा 42 मिलियन। तो सेल प्रोसीड ऑफ 40 मिलियन में से 42 मिलियन लेस करेंगे तो लास्ट जो हमारी वैल्यूएशन हुई है तो देयर वुड बी लॉस ऑफ 2 मिलियन। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 2 है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years was purchased by Akram Limited on 1st January 2019 for ₹200 million. By 31st December 2019 यानी सेम ईयर पे एंड पे द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैड राइजन टू ₹300 million. Akram Limited measures its investment properties under the fair value model. What values would go through the statement of profit or loss in the year? अब इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन तो वो चार्ज नहीं करेंगे फेयर वैल्यू मॉडल में। सिंपली 200 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज की थी और 300 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू ईयर एंड पर हो गई है, तो 100 मिलियन का गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा और कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी वुड बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? तो पहला है अ प्रॉपर्टी दैट हैड बीन लीज टू अ टेनेंट बट विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन एंड इज नाउ बीइंग हेल्ड फॉर रीसेल। रीसेल के लिए जो एसेट रखे जाते हैं वो फिर इन्वेंट्री के तौर पे क्लासिफाई होते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, लैंड परचेज फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल यानी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ली है। प्लानिंग परमिशन हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ली है तो आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं नहीं करते वो भी मैटर नहीं करता, हो सकता है कि वैल्यू बढ़ने के बाद आप सेल कर दें। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी है कि न्यू ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड एज एंटिटीज हेड ऑफिस, तो ये ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और क्योंकि ये हेड ऑफिस के तौर पर यूज हो रही है। although purchase specifically in order to exploit its capital gain potential, तो यहाँ पे भी कैपिटल एप्रिसिएशन मकसद है, लेकिन जब एक कोई भी प्रॉपर्टी ऑनर के यूज़ में हो, एंटिटी के यूज़ में हो, तो वो फिर ऑनर ऑक्युपाइड हो जाती है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई नहीं हो सकती। इसी तरह बेंगलो यूज़ फॉर एग्जेक्टिव ट्रेनिंग, ये भी आपके ऑनर ऑक्युपाइड है, ऑनर के यूज़ में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होगी। क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि सरफराज लिमिटेड यूजेज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग वेयर पॉसिबल एंड हैज़ एन ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड बाय एसएल Sarfaraz Limited for administrative purposes. At 1st April 2012, it had a carrying amount of ₹20 million and a remaining life of 20 years. On 1st October, यानी 6 months later, the property was let to third party and reclassified as investment property. रेंट पर आपने दे दी और अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई कर ली है। प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 23 मिलियन थी ऑन 1st October 2012, जो रिक्लासिफिकेशन की डेट है, और ईयर एंड पे 23.4 मिलियन। What is the correct treatment when the above property is reclassified as an investment property? तो रिक्लासिफिकेशन के टाइम पर जो हमारे पास डिफरेंशियल आएगा उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो इसमें कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब आप I-16 से I-40 में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो आपका गेन होगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे रिकॉर्ड होगा। सो कॉस्ट है हमारे पास 20 ईयर के स्टार्ट पर, इस पर हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं 0.5, तो कैरिंग अमाउंट I-16 के मुताबिक 19.5 मिलियन बनती है। फेयर वैल्यू पे रिक्लासिफिकेशन होगी I-40 में एट 23 मिलियन, जो डिफरेंस है वो 3.5 मिलियन का बनता है और वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा।
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 5 है Cool Limited acquired a building with a 40 years life for its investment potential for rupees 8 million on 1st January 2013 और same year end पर the fair value of property was estimated at 9 million with cost to sell estimated at rupees 200,000. If Cool Limited uses fair value model for investment property, what gain should be recorded in the statement of profit or loss? So that is simply 8 million and 9 million का difference जो cost to sell है उनको आप इग्नोर कर देंगे। कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का कॉन्सेप्ट आई 36 में यूज होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू के कॉन्सेप्ट यूज होता है, कॉस्ट टू सेल को आप लेस नहीं करते। तो 9 मिलियन और 8 मिलियन का डिफरेंस 1 मिलियन वुड बी द अमाउंट जो प्रॉफिट और लॉस में गेन रिकग्नाइज होगा। क्वेश्चन 6 है अंडर आई 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेयर शुड अ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी रिकग्नाइज। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल पर जो भी गेन या लॉस हो वो रियलाइज होता है तो वो प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होगा। If an entity uses part of a building for their own use and rents the remainder, how should this be treated? तो इसकी जो appropriate treatment तो यही होगी कि अगर हम उसको separate कर सकते हैं तो जो हम ऑनर ऑक्यूपाइड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं वो I-16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, और जो हमने उसको दिया हुआ है रेंटल के उस पर उतने पोर्शन को हम I-40 के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 8 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड इनिशियल मेजरमेंट जो है वो कॉस्ट पर ही होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाद में आपके पास कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल का चॉइस होता है। क्वेश्चन 9 है इफ एन एंटिटी विशेस टू चेंज फ्रॉम अ कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल अंडर I-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी व्हेन मे इट डू सो। तो इसमें पहला है कि व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द चेंज। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट तो हो सकती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस चेंज को अप्रूव करें, लेकिन जो इसमें ये अकाउंटिंग की जो है रैशनल नहीं हो सकता कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल की बेस पर आप चेंज कर दें जब तक अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट ये ना हो। सो वैल्यू ऑफ एसेट विल इम्प्रूव रिवाइज मॉडल नहीं, आप ये तो मैनिपुलेशन हो जाएगी। मैंने चेंज विल रिजल्ट इन अ मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। सो अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट ट्रू एंड फेयर व्यू, और जहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए चेंज रेलिवेंट है वी वुड डू दैट। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। Question 10. Which two of the following properties fall under the definition of investment property and therefore within the scope of I-40? Number one is property occupied by an employee paying market rent. So employees अगर आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो वो भी ऑनर ऑक्युपाइड ट्रीट होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। A building owned by an entity and leased out under an operating lease. ऑपरेटिंग लीज जो है ये सिमिलर टू रेंटल अरेंजमेंट होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को मीट करता है। प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज, जो आप थर्ड पार्टीज के लिए चीज़ बना रहे हैं वो आपकी इन्वेंट्री है या अगर इन प्रोसेस है आपके कंट्रोल में तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। IFRS 15 उसके रेवेन्यू के लिए अप्लाई होगा, और तो ये रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव अंडर I-40, तो डी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 है आफ्टरनून लिमिटेड यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट and fair value model for its investment property. AL has an office building which was being used for administrative purpose. At 1st July, the building had a carrying amount of rupees 20 million. On that date, building was let out to third party and therefore reclassified as an investment property. Building had a fair value of 23 million on 1st July and 23.4 million on 30th June 2019. So, what would be increase in profit or loss and other comprehensive income for the year? तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इनिशियली जब आप उसे प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर रिकग्नाइज कर रहे हैं तो दैट इज एट 20 मिलियन, और जब आप उसे रिक्लासीफाई कर रहे हैं 23 मिलियन पे, तो रिक्लासिफिकेशन तक का जो गेन होगा वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा। तो दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट ये होगा कि ईयर एंड पर आप उसको फेयर वैल्यू पर लेकर जाएंगे 23.4 पर, और अब जब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ऑलरेडी क्लासीफाई हो चुकी है तो जो भी गेन और लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस में जाना है, तो 0.4 का गेन प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which two of the following fall under the definition of investment property? Property occupied by an employee, ये तो ऑनर occupied ही कंसीडर होगी, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं। A building owned by an entity and leased out under an operating lease rental arrangement ही है, so that's why it would be considered investment property. Property being constructed on behalf of third party, तो जो आप अपने कस्टमर के लिए डेवलप कर रहे हैं that is inventory, तो उस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होगी, और ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है।
लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि दो में से एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इधर रेंटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। क्वेश्चन 13 है, अंडर आई 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल में ये इंकरेज किया जाता है कि आप प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करें, अनलेस के मालूम ही ना कर सकते हो, वो एक अलग बात है। तो ये रिक्वायरमेंट है। डेप्रिसिएशन मेथड भी बताना होता है बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट मॉडल। रिकन्सिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड, तो मूवमेंट जब आप बना रहे होते हैं तो वो डेफिनेटली डिस्क्लोज की जाती है। और रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है। सो क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।